नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल के साथ वर्चुअल संवाद किया। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कल होगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही महंगाई और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद लगातार तीसरे दिन भी बाधित। उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फैसले का स्वागत किया। जम्मू जिला प्रशासन ने बढ़ते कोविड मरीजों के कारण सभी सार्वजनिक स्थानों में मास्क लगाना अनिवार्य किया। केरल सरकार ने मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति चुने गए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए चौथे दौर के मतदान के बाद ऋषि सुनक शीर्ष पर। और बैडमिंटन में पारुपल्ली कश्यप सहित 4 भारतीय खिलाड़ी ताइपे ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके लगाए जाने का लक्ष्य हासिल करने में संबंधित कर्मियों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजकर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सहायता कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों ने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान पिछले वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। 17 जुलाई को देश ने 200 करोड़ टीके लगाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ों से लेकर ठंडे और गर्म रेगिस्तान तक और दूर दराज के गांवों से लेकर घने जंगलों तक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया है कि वो देश के हर कोने तक पहुंचने में सक्षम है। श्री मोदी ने कहा कि 200 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सेवा प्रदान करने की क्षमता का प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। श्री नड्डा ने कोविड का बूस्टर टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत भी की। उन्होंने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण कार्यक्रम बनाने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। श्री नड्डा ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। अगले 75 दिन में कोई भी व्यक्ति छूट न जाए और वह तीसरी डोज भी लगवा करके, बूस्टर डोज लगवा करके सुरक्षा कवच को, अपने स्वास्थ्य के कवच को मजबूत बनाएं। आइए हम सब लोग मिलकर एक साथ कोरोना से लड़ें और इसमें सफल विजय हासिल हम लोगों ने की है, उस सफलता को हम आगे बरकरार रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल के साथ संवाद किया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में संवाद में दल के कोच भी शामिल हुए। श्री मोदी ने भारतीय दल को श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। खेल की दुनिया के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोगों में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि आज इंटरनेशनल चेस डे है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि 28 जुलाई को जिस दिन बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगे, उसी दिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड की शुरुआत होगी। यानी आने वाले 10-15 दिन भारत के खिलाड़ियों के पास अपना दम खम दिखाने का, दुनिया पर छा जाने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं देश के प्रत्येक खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है और देश में खेलों के प्रति उत्साह का वातावरण है। जो 65 से ज्यादा एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में।
बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपियन झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टीटे की प्रशंसा की। पश्चिम बंगाल के अचिंता शुले ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारोत्तोलन में योगाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ योगा करते हैं हम जो सर, तो उससे दिमाग शांत हो जाता है और ट्रेनिंग के टाइम उसको बहाते हैं कि जोश के साथ सर एकदम फैमिली से फुल सपोर्ट रहता है कि करो, अच्छे से करो, हमेशा सपोर्ट ही रहा सर। अविनाश साबले ने बताया कि सेना ने स्टीपल चेस के प्रशिक्षण में उनकी बहुत सहायता की। जो आर्मी की डिसिप्लिन है और जहां मैं इतना कठिन जगह पे रहा तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। आर्मी की जो ट्रेन है उसमें भी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बीच में से जाना पड़ता है। ट्रिपल चेस इवेंट में बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। दुनिया के शायद ही किसी देश में ऐसा होता हो जहां देश के प्रधानमंत्री वहां के खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हों, चाहे वो मेडल जीत कर लाएं या ना लाएं, टूर्नामेंट से पहले हो या बाद में हो, सदा आपने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने का काम किया। पिछले कुछ वर्षों में खेलों का बजट दोगुना नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा किया है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी खिलाड़ियों से आपका उसके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। इसमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में कल से राष्ट्रमंडल खेल क्विज का प्रसारण करेगा। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता की घोषणा अगले दिन स्पोर्ट्स स्कैन और समाचार बुलेटिन्स में की जाएगी। इसे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश किया जाएगा। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रमंडल खेल क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289909444 पर, या आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके भेजे सवालों का देंगे जवाब शनिवार रात 9:30 बजे। इस वर्ग का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 20 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कल राष्ट्रीय राजधानी के संसद भवन परिसर में 11 बजे शुरू होगी। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्धारित मतदान केंद्रों पर सोमवार को मतदान कराया गया था। एक रिपोर्ट। सोमवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कुल 99% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधायकों द्वारा 100% मतदान किया गया। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु।
झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेकुलर, शिरोमणि अकाली दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई क्षेत्रीय दल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। वहीं देश के शीर्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल के साथ वर्चुअल संवाद किया। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कल होगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही महंगाई और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद लगातार तीसरे दिन भी बाधित। उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फैसले का स्वागत किया। जम्मू जिला प्रशासन ने बढ़ते कोविड मरीजों के कारण सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया। केरल सरकार ने मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति चुने गए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए चौथे दौर के मतदान के बाद ऋषि सुनक शीर्ष पर और परुपल्ली कश्यप सहित 4 भारतीय खिलाड़ी ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और जरूरी चीजों पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी पर लगातार तीसरे दिन भी बाधित रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदस्यों से कहा कि सदन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए आप सब चुनकर आए हैं। आप अपनी बात सदन में रखें, मुद्दों को सदन में उठाएं। जो विषय आप नारेबाजी कर रहे हैं, अच्छा हो, मैं आप सबको शून्यकाल के अंदर परमिशन दे रहा हूं। अगर कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं तो ये सदन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देश में संसद लोगों की अभिव्यक्ति के लिए, लोगों की भावनाओं को उठाने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। श्री जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो प्रश्नकाल नहीं चलने दे रही। हम वर्ष में 3-4 बार बैठते हैं और मेजॉरिटी एमपी एक चर्चा चाहते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। उस तरफ भी कुछ लोग क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। इन लोगों को चर्चा करने का इरादा है या नहीं है, ये स्पष्ट करे कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम का जो फ्रेंड्स है वो स्पष्ट करे, ये मैं आग्रह करता हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और भ्रम की स्थिति पैदा करने का लगातार प्रयास कर रहा है। जीएसटी की बैठक में किसी राज्य ने कोई विरोध नहीं किया। जीएसटी काउंसिल की जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थी, उन 7 मेंबर्स में से 3 विपक्षी राज्यों से प्रतिनिधि थे। आखिरकार डिसेंट या विरोध उस समय भी नहीं किया, तो आज जब सदन चलने का समय आया है तो दिखावा करके देश को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर विरोध करना था तो जीएसटी की बैठक में कर। वहां पर किसी भी राज्य ने विरोध नहीं किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने संसद के दोनों सदनों में व्यवधान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में श्रीमती ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संसद में स्वस्थ और रचनात्मक चर्चा न हो। राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने अमेठी के सांसद होने के नाते आज तक अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो, जिन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड जाने के बाद 2019 के शीतकालीन सत्र में 40% से भी कम की अटेंडेंस रखी हो। आज वो संसदीय कार्रवाई, संसद में डिबेट, संसद में डिस्कशन न हो, इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद से अनाज की बर्बादी नहीं हो रही है। लोकसभा में आज उन्होंने बताया कि देश भर में 249 साइलोस बनाने का काम शुरू हुआ है।
सरकारी विभाग और कई राज्य सरकारों की मदद से हम आज देश में 249 साइलों जिसकी कुल कैपेसिटी 111 लाख मैट्रिक टन होगी, उसका काम प्रारंभ कर दिया है। हर एक प्रदेश में ज्यादा आवश्यकता दिखी, वहाँ पे ये साइलोज आ रहे हैं, ये हब एंड स्पोक मॉडल में आ रहे हैं, जिससे एक जगह पर बड़े पैमाने पे चावल को लाया जाएगा और फिर छोटे छोटे क्षेत्रों में पोर्ट्स के माध्यम से ये चावल लोकल उपलब्ध होगा। श्री गोयल ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी 2014 के बाद सरकार के उपायों का उल्लेख किया। देश में पिछले दशक में वामपंथ उग्रवाद में उल्लेखनीय कमी आई है। 2021 में उग्रवाद के 505 मामले सामने आए, जो 2009 के 2258 मामलों की तुलना में 77% कम है। 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 147 नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु हुई है, जो 2010 में हुई 1005 मृत्यु के आंकड़े से 85% कम है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद घटकर अब 46 जिलों में रह गया है। 2010 में 96 जिले इससे प्रभावित थे। श्री राय ने कहा कि सरकार विशेष सुरक्षा बलों और सुरक्षा के तौर तरीकों को बदलकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपट रही है। भारतीय रेलवे ने बिजली घरों में कोयले की आपूर्ति के लिए रैकों की संख्या बढ़ा दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रेलवे ने देश के विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिदिन 504 रैक भेजे हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 434 रैक प्रतिदिन की गई है। ये मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 32% अधिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। 24 जुलाई को सुनिए कार्यक्रम का पहला अंक। आपके सवाल हमें 22 जुलाई तक मिल जाने चाहिए। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोविड मरीजों के कारण जम्मू जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। तुरंत प्रभाव से लागू जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अवनी लवासा के आदेश के अनुसार जिला और सचिवालय के सभी अधिकारियों को भी मास्क लगाना होगा। विद्यालय प्रबंधन, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और अन्य सार्वजनिक परिसरों में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केरल सरकार ने राज्य में मंकी पॉक्स रोग से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को नमूने इकट्ठा करना, पृथकवास की व्यवस्था करना और संक्रमित लोगों का इलाज करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 21 दिन में इस रोग के फैलाव वाले देश की यात्रा की है तो उसे संदिग्ध मानकर उसका इलाज किया जाना चाहिए। मंकी पॉक्स संक्रमण के सामने आने के बाद अल्पुजा के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने इसका परीक्षण शुरू कर दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के साथ भेंट वार्ता प्रसारित करेगा। अरविंद पनगड़िया ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक में समृद्ध भारत की ओर अध्याय में लिखा है। श्री पनगड़िया ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पुस्तक के बारे में जानकारी दी। What this volume does
is to bring together many different authors who have had some sort of association during these 20 years with the Prime Minister, and to cover various areas. The book is divided in about 5 different parts. So the first section of the book deals with the people first philosophy of the Prime Minister. So this section talks about women empowerment, people-centric approach to policy, and so on. Then the second section talks about politics of unity and development. Then we have the third section where it brings in economy for everyone. And the fourth section deals on governance, a new paradigm. And of course, then the Prime Minister has changed the governance quite dramatically in many, many different ways. श्री अरविंद पनगड़िया से भेंटवार्ता आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। श्री रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज संसद में मतदान में उन्होंने जीत हासिल की। श्री विक्रमसिंघे के पक्ष में 134 और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी दुल्लास अल्हा परूम को 82 वोट मिले। श्री विक्रमसिंघे नवंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। श्री विक्रमसिंघे के लिए ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस समय देश आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार ऋषि सुनक कल हुए चौथे और अंतिम से पहले के मतदान में 118 सांसदों का समर्थन प्राप्त कर कंजर्वेटिव पार्टी के अगले नेता होने के लिए एक बार फिर शीर्ष स्थान पर हैं। सोमवार के मतदान के बाद श्री सुनक के पास 115 सांसदों के वोट थे। कनिष्ठ व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डेंट 92 मतों के साथ दूसरे और विदेश मंत्री लिज ट्रस 86 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। चोरी सांसद आज रात फिर से मतदान करेंगे। ताइपी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में परुपल्ली कश्यप, किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ और प्रियांशु राजावत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में परुपल्ली कश्यप ने चीनी ताइपे की ची युजेन को हराया। किरण जॉर्ज ने अजरबैजान के एडे रेस्की द्विकाही को, जबकि मिथुन मंजुनाथ ने डेनमार्क के किम ब्रून को पराजित किया। प्रियांशु राजावत ने चीनी ताइपे की यूशेंग पो को हराकर अगले दौर में जगह बनाई है। महिला सिंगल्स में सामिया इमाद फारूकी ने मलेशिया की किसुना सिल्वा दुरे को हराया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। 20 जुलाई क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि है। 18 नवंबर 1910 को पूर्व बर्धमान जिले में जन्मे बटुकेश्वर दत्त स्वतंत्रता सेनानियों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे। वर्ष 1924 में बटुकेश्वर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से मिले थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने ही उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने ही सेंट्रल हॉल में बम फेंका था। कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया ताकि अन्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए प्रेरित किया जा सके। जहां भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी दे दी गई, वहीं बटुकेश्वर दत्त को आज
क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, भेदभावपूर्ण और जेल की अमानवीय स्थिति के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। जेल से छूटने के तुरंत बाद उन्हें तपेदिक हो गया, जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ, लेकिन ये उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना को रोक नहीं सका। उन्होंने 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, गारते हैं ये जमीन आसमान शहीद हो। बटुकेश्वर दत्त का लंबी बीमारी के बाद 1965 में 19-20 जुलाई की मध्यरात्रि को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में वहीं किया गया, जहां उनके साथी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर का हुआ था। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के इस वीर सपूत को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गिरिजा शंकर अग्निहोत्री का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1897 में मध्य प्रदेश के मंडला में। गिरिजा शंकर ने 1930 में मंडला जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1934 में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी मंडला आए और गिरिजा शंकर के निवास स्थान में रहे तथा क्षेत्र में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन का संचालन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरिजा शंकर अग्निहोत्री ने अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद गिरिजा शंकर राजनीति से जुड़ गए और 15 फरवरी 1953 को अपनी मृत्यु तक लोक सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। इस महान भारतीय को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम गुलाम मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं, जो 1857 के आजादी के पहले युद्ध के दौरान विद्रोहियों में शामिल हो गए थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़े थे। एक टकराव के दौरान उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया और शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। गुलाम मोहम्मद को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें मार्च 1859 में अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां 20 जुलाई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के लिए जीवन का बलिदान कर देने वाले इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की बहनों द्वारा सुब्रमण्यम भारती के देशभक्ति गीत को तमिल में गाते हुए देखकर प्रसन्नता व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल के साथ वर्चुअल संवाद किया। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कल होगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही महंगाई और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद लगातार तीसरे दिन भी बाधित। उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फैसले का स्वागत किया। जम्मू जिला प्रशासन ने बढ़ते कोविड मरीजों के कारण सभी सार्वजनिक स्थानों में मास्क लगाना अनिवार्य किया। केरल सरकार ने मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति चुने गए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए चौथे दौर के मतदान के बाद ऋषि सुनक शीर्ष पर। और बैडमिंटन में पारुपल्ली कश्यप सहित 4 भारतीय खिलाड़ी ताइपे ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।